15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फाइनेंस कमीशन एक क्वासी जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। प्रेसिडेंट इसको बनाते हैं हर 5 साल बाद अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस एडवाइजरी होती हैं, लेकिन सरकार जनरली उनको मान लेती है। मेंबर्स एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। पहला फाइनेंस कमीशन 1951 में बनाया गया था अंडर केसी नियो की। क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में क्वालिफिकेशंस नहीं लिखी हैं। क्वालिफिकेशंस पार्लियामेंट तय करता है अंडर फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951। जो सिलेक्शन कमेटी होती है वैसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन या सीजेआई वगैरह कोई नहीं होता, सरकार जिसको चाहे उसको बना देती है। चेयरमैन के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में, और मेंबर्स एक होना चाहिए हाई कोर्ट का जज, चाहे वो भी हैं प्रेजेंट, चाहे पहले कभी थे रिटायर्ड जज, या फिर एनीवन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अ हाई कोर्ट जज। एक मेंबर के पास नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस की, एक के पास इकोनॉमिक्स की, और एक को एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। पर्पस क्या होता है फाइनेंस कमीशन बनाने का? मेन पर्पस ये होता है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में टैक्सेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है। ये इसका मेन पर्पस होता है। बाकी भी कुछ पर्पसेस होते हैं, जैसे सेंटर अगर किसी गवर्नमेंट को, किसी स्टेट को कोई ग्रांट देती है तो उसका क्या बेसिस होना चाहिए, या स्टेट्स अपने फाइनेंसेस को कैसे सुधारें कि वो लोकल बॉडीज़ को भी अच्छा खासा पैसा दे सके, उनको सपोर्ट कर सकें, या और कोई मैटर जो कि प्रेसिडेंट उनको रेफर करे। 13th, 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन के आपको चेयरमैन का नाम पता होने चाहिए। 13th फाइनेंस कमीशन वॉज हेडेड बाय डॉक्टर विजय केलकर, 14th बाय डॉक्टर वाई वी रेड्डी एंड 15th बाय एन के सिंह। 15th फाइनेंस कमीशन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फाइनेंस कमीशन ने 6 साल की रिकमेंडेशंस दी हों, ठीक है। तो 2020 से 2026 तक बेसिकली 2 रिपोर्ट्स आई थी। पहले एक रिपोर्ट आई थी 1 साल के लिए, अब रिपोर्ट आई है 5 साल के लिए। रिपोर्ट फाइनेंस कमीशन सबमिट करता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट कॉजेज द रिपोर्ट्स टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज, दोनों हाउसेज में फिर रिपोर्ट जाती है। एंड जब वो रिपोर्ट जाती है साथ में ये भी बताया जाता है कि सरकार ने रिपोर्ट के बेसिस पे कोई एक्शन लिया नहीं लिया, ठीक है। वो सारी डिटेल्स भी होती हैं साथ में। टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं 15th फाइनेंस कमीशन का। जब सरकार फाइनेंस कमीशन का गठन करती है तो ये बताती है भी आपको क्या क्या चीज़ें देखनी हैं, जो एक नॉर्मल बातें होती हैं कि कैसे टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रिंसिपल फॉर ग्रांट्स, वो सब तो है ही। उसके सिवा भी कुछ चीज़ है क्या? तो ये वो हैं। तो पहला है कि रिव्यू द डेट लेवल ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स, जो स्टेट जितना अच्छा काम करेगा उसको उतने ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। जीएसटी का इकोनॉमी पे क्या असर रहा है, और डिफेंस के लिए कोई अच्छा सा फंडिंग मैकेनिज्म प्रपोज किया जाए। तो ये कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस थी 15th फाइनेंस कमीशन की। अब बात करते हैं रिकमेंडेशंस की। वैसे सारी चीज़ ज़रूरी है क्या एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए? वो भी हैं एक्चुअली, क्योंकि इनके ऊपर ना क्वेश्चन आ चुके हैं। इनको ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ो, बट इनको भी आपको दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको नीचे दिखाऊंगा। तो जब रिपोर्ट आती है तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थे, या रिकमेंडेशन क्या दी हैं। तो इनकी फिगर्स याद मत करो, बट देख लो कि मतलब 2-3 बार इनको रीड कर लो बेसिकली, कि अगर सेम चीज़ आपको दिख जाए पेपर में तो आप रिकॉग्नाइज कर पाओ उस चीज़ को। वर्टिकल डेवल्यूशन मतलब सेंटर और स्टेट्स के बीच में कैसे पैसे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। तो जो डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस है उसमें से 41% जाना चाहिए स्टेट्स को, ठीक है। पहले 42% था, अब क्यों कर दिया? अब इसलिए कर दिया क्योंकि जम्मू कश्मीर इज़ अ यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो इसलिए स्टेट्स को सिर्फ 41% जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पास जो 1% जाता था वो अब सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, कि स्टेट्स के बीच में आपस में, भाई आपने 41% पैसे स्टेट्स को दे दिए, लेकिन हम 41% के आप इक्वल हिस्से तो नहीं करोगे ना। कोई स्टेट बड़ा है, कोई छोटा है, किसी में पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसी में पॉपुलेशन कम है। तो उनमें आपस में, स्टेट्स में आपस में हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कैसे होगी पैसों की, उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं। जैसे इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस का मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट की कितनी पर कैपिटा इनकम है, और वो स्टेट जिसकी हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, दोनों में कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है, उस पर मैटर करेगा। फिर पॉपुलेशन बेस्ड ऑन 2011 वाले सेंसस, ये ध्यान रखना है, 2011 वाले सेंसस की पॉपुलेशन देखी गई है। एरिया, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी,
डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एंड टैक्स एफर्ट। ठीक है, ये कुछ चीज़ें इनको एक दो तीन बार पढ़ लो एक बार। ठीक है, वेटेज सबसे ज़्यादा इनकम डिस्टेंस की है। लोकल बॉडीज़ के लिए कहा गया है कि पंचायती राज के सारे टीयर्स को ग्रांट्स मिलनी चाहिए एंड रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ उनके बीच में पैसे डिवाइड होने चाहिए इन दिस रेशियो। अब रेशियो ज़रूरी नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि 15th फाइनेंस कमीशन ने लोकल बॉडीज़ के लिए ग्रांट्स के लिए प्रोविजन दिया है। दैट्स इट। अभी प्रीवियस ईयर देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा कैसे इन चीज़ों को याद करना है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए कहा है कि डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड होना चाहिए नेशनल और स्टेट लेवल पे। मिटिगेशन फंड ये डिज़ास्टर रिलीफ फंड नहीं है कि जब डिज़ास्टर हो जाए तो लोगों को कैसे रिलीफ दिया जाए, वो सब नहीं है। डिज़ास्टर तो होगा ही, लेकिन हम कैसे उसका इम्पैक्ट कम से कम कर सकते हैं, पहले से क्या तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए फंड होना चाहिए नेशनल और स्टेट लेवल पे। अगेन ये जो रेशियो है 75:25 ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो यहाँ पे कुछ टारगेट्स दिए हैं फिजिकल डेफिसिट मेंटेन करने के लिए सेंटर और स्टेट्स को, लेकिन अगेन वो प्रीलिम्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर पढ़ लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को का टारगेट दिया गया फिजिकल डेफिसिट का 4% ऑफ जीडीपी बाय 2026 और स्टेट्स को टारगेट दिया गया है 3% ऑफ स्टेट जीडीपी बाय 2023। और ये भी कहा एक इंडिपेंडेंट फिजिकल काउंसिल होनी चाहिए ये देखने के लिए कि एग्जैक्टली फिजिकल परफॉर्मेंस कैसी चल रही है सेंटर और स्टेट्स की। डिफेंस टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कहा गया था कि डिफेंस के लिए कोई फंडिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, तो प्रपोज किया गया है कि डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए एक नॉन लैप्सेबल फंड होना चाहिए। नॉन लैप्सेबल मतलब कि अगर इस बजट में सरकार ने कहा कि हम आर्मी की मॉडर्नाइजेशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए देंगे एंड आर्मी उसमें से सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए यूज़ कर पाई, तो बाकी 2,000 करोड़ रुपए गायब, वो उनको नहीं मिलेंगे फिर आर्मी को। ठीक है ना, फिर अगले साल उनको दोबारा से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हमें ये चीज़ें खरीदनी है, मॉडर्नाइज करना है और पैसे दे दो, तो वो था लैप्सेबल फंड। नॉन लैप्सेबल में क्या होगा कि वो पैसे आर्मी अगले साल भी यूज़ कर सकती है। हेल्थ के लिए कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने बजट का एटलीस्ट 8% हिस्सा हेल्थ पे खर्च करना चाहिए और ऑल इंडिया लेवल पे एक नई सर्विस बनानी चाहिए डेडिकेटेड फॉर हेल्थ। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। 2010 और 12 में सेम चीज़ पूछी थी कि किसके कहने पे पार्लियामेंट में फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट रखी जाती है, प्रेसिडेंट के कहने पे। ठीक है, 2000 और 2003 का क्वेश्चन कि फाइनेंस कमीशन का पर्पस क्या है, मेन पर्पस। तो मेन पर्पस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, सेंटर स्टेट के बीच में रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो इधर 2 और 3 आर करेक्ट। और फिर स्टेट्स को कैसी एड्स देनी है, सॉरी कितनी एड्स देनी है, ग्रांट इन एड देनी है स्टेट्स को। ठीक है, वो स्टेट्स अप्लाई करेंगे, उनको स्टडी करेगा फाइनेंस कमीशन, फिर रिकमेंड करेगा हाँ भाई स्टेट की बात सही है, इतनी इतनी ग्रांट मिलनी चाहिए इनको। ठीक, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि अलाउ द विड्रॉल ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो अप्रोप्रिएशन बिल से होता है, वो कोई फाइनेंस कमीशन थोड़ी ना अलाउ करता है। ठीक है, बजटरी प्रोविजन के हिसाब से सरकारें अपना पैसा खर्च कर रही हैं नहीं कर रही, या टैक्सेस लगा रही नहीं लगा रही, वो सब काम इनका नहीं होता, फाइनेंस कमीशन का नहीं होता। ठीक है, तो ओनली 2 और 3 आर करेक्ट। तो मैंने ऊपर जो फंक्शंस बताए थे फाइनेंस कमीशन के, आपको बस उन पे ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना। 2011 में फिर से पूछा फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस के बारे में, तो यहाँ पर पूछा गया कि इस फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि एफडीआई लाना, नहीं। फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि पीएसयूज में कैसे पैसा बांटना चाहिए, किस पीएसयू को कितना पैसा देना है, नहीं वो भी काम नहीं है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी कैसे लाई जाए, नहीं वो नहीं है। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आपको ध्यान रखना जो मैंने आपको ऊपर चीज़ें बताई थी, द मेन फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन, बस उनको ध्यान में रखो। 2010 और 11 में पूछा था स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में। ठीक है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन गवर्नर को रिकमेंड करता है कि पंचायत को कितने पैसे मिलने चाहिए। 2011 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब स्लाइटली थोड़ा डिफरेंट था। इसमें यूपीएससी ने पूछा कि 73rd अमेंडमेंट ने कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस बनाए, तो जैसे एक है स्टेट इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन करवाने के लिए पंचायत के, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, वो भी ठीक है, 2 और 3 आर करेक्ट। यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की में 1 को भी सही बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, लेकिन एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी 73rd नहीं 74th अमेंडमेंट एक्ट से आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफिशियल की में गलत आंसर दिया था, करेक्ट आंसर इज 2 और 3।
2012 और 15 में यूपीएससी ने पूछा कि 13th और 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के बारे में, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाई थी। अगेन ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से रिकमेंडेशंस को पढ़ लेना। जैसे 13th ने बताया था, रिकमेंड किया था 13th फाइनेंस कमीशन ने कि जीएसटी कैसा होना चाहिए, उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, एंड लोकल बॉडीज़ को कितने टैक्सेस मिलने चाहिए, ग्रांट मिलनी चाहिए। ठीक है, 13th फाइनेंस कमीशन ने ये नहीं कहा कि आपको लाखों जॉब्स कैसे बनानी है, तो सेकंड इज रॉन्ग। तो ऊपर जो मैंने आपको चीज़ें सिखाई उनको पढ़ के यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि इनमें से कौन सा ऑप्शन फाइनेंस कमीशन ने बताया है और कौन सा ऑप्शन फाइनेंस कमीशन ने नहीं बताया है, मतलब क्या चीज़ रिकमेंड करी है, क्या चीज़ रिकमेंड नहीं करी है। ऐसे ही 14th फाइनेंस कमीशन, उसने 32% से 42% तक स्टेट्स का हिस्सा तो बढ़ा दिया था, ठीक है, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स नहीं दी थी। एक्चुअली 13th फाइनेंस कमीशन ने सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स बताई थी और 15th ने भी बताई हैं, लेकिन 14th ने स्किप कर दी थी, इसलिए वो चीज़ यूपीएससी ने फिर पूछ ली। ठीक है, तो 15th फाइनेंस कमीशन ने कुछ सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स दिए हैं, जैसे हेल्थ एजुकेशन पे इतना खर्च करो, हायर एजुकेशन पे इतना खर्च करो, ये कुछ सेक्टर्स हैं। ध्यान ये रखना कि सबसे ज़्यादा हिस्सा मिल रहा है हेल्थ को। ठीक, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट के सिवा भी और भी काफ़ी सारी ग्रांट्स हैं, जैसे सबसे ज़्यादा साइज जो है वो है लोकल गवर्नमेंट ग्रांट्स का, उससे कम रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, उससे कम डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट, उससे कम ये वाली सेक्टर स्पेसिफिक, और सबसे लास्ट में स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट। आपको ये फिगर्स याद करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंस कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए। वो रिकमेंडेशंस मतलब ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली यही है कि आप इनको और कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, इन पे खर्चे कैसे कम करने वगैरह वगैरह। प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट नहीं है वो। बस इतना पढ़ लो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% फंडिंग सेंटर की तरफ से आती है और इम्प्लीमेंटेशन भी सेंटर करता है, क्योंकि वो सेंट्रल सेक्टर है। ऐसी जो स्टेट स्कीम है, सारा पैसा स्टेट देगा, इम्प्लीमेंट भी स्टेट करेगा। लेकिन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती हैं उनमें काम मतलब मिलके होता है, उसमें बेसिकली इम्प्लीमेंट तो स्टेट करता है लेकिन फंडिंग दोनों मिलके करते हैं, कि सेंटर ने उनको स्पॉन्सर किया है कोई किसी स्कीम को। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इंडिया में लगभग इस समय 35 हैं। उन 35 में से 6 हैं कोर ऑफ द कोर। कोर ऑफ द कोर है मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सोशल असिस्टेंस के लिए होती हैं। ठीक है, वो तो मतलब बहुत ही ध्यान से आपको इम्प्लीमेंट करनी ही करनी है, जैसे मनरेगा है या नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है। ऐसी 6 स्कीम्स कोर ऑफ द कोर हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में। 27 होती है कोर स्कीम्स। इनमें फंडिंग पैटर्न रहता है 60-40, कि 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, देती है, और 40% पैसा स्टेट्स देते हैं। नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स में ये रेशियो 90-10 होती है, क्योंकि वहाँ पे स्टेट्स के खुद के रेवेन्यू काफ़ी कम होते हैं। 2 स्कीम्स इंडिया में लगभग इस समय ऑप्शनल है, कि अगर स्टेट्स चाहें तो उनको इम्प्लीमेंट करें, चाहें तो इम्प्लीमेंट ना करें। कैपिटल गेन्स टैक्स। आपने सोचा कि भाई पढ़ाई करते करते थोड़ी सी इनकम कर लेते हैं, 100 रुपये में कॉपी ख़रीद के लाएंगे हम होलसेल मार्केट से और स्टूडेंट्स को 120 में बेचेंगे। ठीक है, तो आपने 20 रुपये पर कॉपी कमाना शुरू किया। तो ये जो आप सेल्स कर रहे हो, क्या ये आपका कोई कैपिटल गेन है? नहीं, ये जो चीज़ों को खरीदना बेचना होता है नॉर्मली, ये आपके कोई कैपिटल गेन नहीं होता। कैपिटल गेन होता है जो आपको कैपिटल एसेट्स की खरीदने बेचने से मिलता है। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी एंड फिर कुछ साल बाद उसके रेट्स बढ़ गए, राइट, या आपने कोई किसी से पेटेंट खरीद लिया, पेटेंट की अपनी एक बहुत बड़ी वैल्यू है जिसको आप यूज़ करने वाले हो। ठीक है, आपने कोई मशीन खरीदी, तो ये कैपिटल गुड्स होते हैं। कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल किया जाता है बाकी चीज़ें बनाने के लिए। आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है, दैट इज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। चाहे आपने इक्विटी खरीदी हो, चाहे आपने उस कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे हों, ऑल दोज आर कैपिटल, राइट। तो आपने शेयर्स खरीदे, शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई, फिर आपने उनको बेचा, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, बेचा। या आपने कोई प्रॉपर्टी हो गया, कोई पेंटिंग है, आपने कोई बहुत महंगी पेंटिंग खरीदी, फिर उसकी वैल्यू बढ़ गई, राइट। सो दीज थिंग्स आर कैपिटल गेन्स। उनको जो बेचने से आपको जो प्रॉफिट हुआ, दोज आर कैपिटल गेन्स। सरकार कैपिटल गेन्स पे थोड़ा एक डिफरेंट टैक्स लगाती है। आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हो, आपको कोई विरासत में प्रॉपर्टी वगैरह मिली, तो उस समय आपको कैपिटल गेन नहीं देना होता। लेकिन अगर आप उसको बेचोगे तो बेचने से आपको पैसे मिलेंगे, तब आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा, राइट। तो 2012 वाला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, कैपिटल गेन किन किन चीज़ों पे लगेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है।
ठीक है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। तो अगर आपने 1 साल के अंदर बेच दिया, यहाँ पे ईयर लिखा है, आपने कोई शेयर से बॉन्ड्स खरीदे, तो शेयर में इन्वेस्ट करना किसी कंपनी के, दैट इज़ अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपने खरीद के 1 साल के अंदर बेच दिया तो वहाँ पे लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, राइट। 1 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। ऐसे ही इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे आपके घर है, लैंड है, प्लॉट लिया है कोई, दैट इज इमूवेबल। ठीक है, 2 साल में बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और अगर 2 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। इनके परसेंटेज अलग अलग होती हैं बेसिकली, कि शॉर्ट टर्म में शायद 10% लगे, लॉन्ग टर्म में शायद 15% लगे टैक्स, उस हिसाब से। और बाकी कैपिटल गेन्स जो होते हैं उनमें 3 साल का होता है, कि 3 साल में आपने प्रॉफिट कमाया है तो शॉर्ट टर्म, 3 साल बाद बेचा है तो फिर लॉन्ग टर्म। इक्वलाइजेशन लेवी हम पेज नंबर 14 पे पहले पढ़ चुके हैं, उसमें कुछ नया नहीं है, वहीं से पढ़ लेना। अब बात करते हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। तो ये भी हमने पेज नंबर 24 पे देखा था कि डीएफआई क्या चीज़ होती है। ठीक है, कि बैंक के क्या पर्पस होते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा था कि हमें डिफरेंशिएशन बैंकिंग करनी होगी, हर पर्पस के लिए अलग अलग बैंक बनाने होंगे। तो उसमें से एक हमने बात करती होलसेल बैंक की या फिर डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की। ये लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स लेते हैं। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा था ना, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने एक डीएफआई अभी भी क्रिएट किया है थ्रू एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो डीएफआई क्या होते हैं, ये फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, ये कोई थोड़े दिनों के लिए लोन नहीं देते हैं, एटलीस्ट 1 साल के लिए लोन देते हैं। 1 से 5 साल तक के लोन को बोलते हैं मीडियम टर्म लोन, एंड 5 साल से लंबे लोन को बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन। ये डायरेक्टली लोगों से पैसे नहीं लेते हैं। अगर आप चाहोगे भारत सरकार ने एक नया ये बैंक बनाया है, मैं इसमें जाके पैसे इन्वेस्ट कर दूँ, अपने पैसे डिपॉजिट कर दूँ, वो काम आप नहीं कर सकते हो। ठीक, इससे पहले भी इंडिया में कुछ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं। पहला था 1948 में आईएफसीआई, फिर 1955 में आईसीआईसीआई। ये जो आईसीआईसीआई बैंक है वो अलग है, 1994 में आईसीआईसीआई बैंक बना था। ठीक है, लेकिन जो आईसीआईसीआई का जो एक प्राइवेट डीएफआई था वो 1955 में बन गया था। ठीक, 1964 में आईडीबीआई और 1971 में आईआरसीआई, दैट इज इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आपको ये साल याद रखने हैं क्या? हाँ बिल्कुल, पहले क्वेश्चन आ चुका है। इन द ईयर 2002 यूपीएससी ने यही पूछा था कि इनको क्रोनोलॉजिकली बताओ, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई और नाबार्ड ये कौन से साल में बने थे, उनको अरेंज करो तरीके से। ठीक है, तो इनके साल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। नाबार्ड हम पहले पढ़ चुके हैं, नाबार्ड 1982 में बना था। अब इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया जो डीएफआई बनाया है, एक एक्ट के थ्रू बनाया है, उस एक्ट का नाम है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रा। नेशनल बैंक है किसके लिए? फॉर फाइनेंसिंग, इंफ्रा फाइनेंस करने के लिए है। ठीक है, इंफ्रा एंड डेवलपमेंट के लिए बैंक बनाया है थ्रू दिस एक्ट। तो इस एक्ट के कुछ फीचर्स जो हैं इंपॉर्टेंट, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इस एक्ट में फीचर्स दिए हुए हैं कि नैबफिड नाम से एक डीएफआई बनेगा जिसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में होगा। इनिशियली इसकी 100% ओनरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप इसमें डाइल्यूट कर सकती है, लेकिन फिर भी 26% हिस्सा नैबफिड में हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। चेयरपर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी आरबीआई से कंसल्ट करने के बाद। इसका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 1 लाख करोड़ का होगा, और पहले ही साल भारत सरकार को एटलीस्ट 5,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। एंड फ्यूचर में जब अगर कोई डीएफआई बनाना है तो उसके लिए सिंपली आरबीआई को अप्लाई करो एंड आरबीआई डीएफआई बनाने के लिए लाइसेंस दे देगा। ये सारी चीज़ें एक्ट के अंदर लिखी हैं। अब या तो यूपीएससी ये फीचर्स पूछ लेगा कि इस एक्ट के क्या फीचर्स हैं, या वो नैबफिड के बारे में पूछ लेगा। तो जो नैबफिड बना है इस एक्ट के थ्रू, ऑब्वियसली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। इसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट। फाइनेंस करना क्या? जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं उनको पैसे देना, या उनको पैसे मिले उसका कहीं से अरेंजमेंट करना। ठीक, दूसरा है डेवलपमेंटल फंक्शन, कि जो इंडिया में बॉन्ड मार्केट है, मैंने पहले ही समझाया था, इंडिया में बॉन्ड मार्केट ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है, सरकार चाहती है उसको डेवलप करना। ठीक है, डेरिवेटिव मार्केट्स हैं बहुत सारी इंडिया में, ये सारी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, तो ये ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। नैबफिड का ये भी काम होगा कि वो इन मार्केट्स को और ज़्यादा डेवलप करे।
नेफेड को पैसा कहाँ से मिलेगा? नेफेड चाहे तो रुपये में बोरो करेगा, चाहे फॉरेन करेंसी में बोरो करेगा। सरकार से बोरो कर सकता है, आरबीआई से कर सकता है, किसी बैंक से पैसे लेगा, म्यूचुअल फंड से पैसे लेगा, वर्ल्ड बैंक से पैसे लेगा, जिस मर्जी से पैसे ले लेगा। ठीक है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो इनके फीचर्स याद पढ़ लो 2-3 बार, और दूसरा इनके नाम ध्यान कर लो। आईएफसीआई पहले बना, फिर आईसीआईसीआई, आईडीबीआई और आईआरसीआई। आरबीआई के बारे में कुछ बेसिक बातें हम पहले ही देख चुके हैं ऑन पेज नंबर 31। अब कुछ और चीज़ें देखते हैं, जैसे आरबीआई ने रिसेंटली रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी बनाई है। इसका पर्पस क्या है? देखो, आरबीआई रेगुलेटर है, तो उसके रेगुलेटरी फंक्शंस में क्या इंप्रूवमेंट और हो सकती है, उसके लिए एक बॉडी बनाई है एडवाइस करने के लिए। सिंपल, पहले 99 में बनाई थी, 1999 में, और अब 2021 में बनाई है अंडर डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव। आरबीआई की कुछ फेमस पब्लिकेशंस जैसे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट और ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। 2-3 और बस नाम पढ़ लो इनके, और कुछ खास नहीं है इसमें। कुछ और रेगुलेटर्स भी होते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये जो रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी है, क्योंकि आरबीआई ने बनाई है तो ऑब्वियसली ये आरबीआई के रेगुलेशंस की बात कर रही है, क्योंकि इंडिया में तो और भी रेगुलेटर्स हैं, उनके लिए थोड़ी ना ये रिव्यू करेगा आरबीआई की रेगुलेटरी कमेटी। तो कुछ और रेगुलेटर्स इंडिया में, जैसे टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ट्राई एक्ट से बनी थी 1997 में। पेट्रोलियम सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए 2006 में। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर कब बनाया गया था? 1998 में। लेकिन फिर एक नया एक्ट लाया गया था 2003 में। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन यूपीएससी दे, दोनों सही मार्क कर देना। फाइनेंशियल सेक्टर के 4 रेगुलेटर्स, आरबीआई 1934, सेबी 1992, आईआरडीए 1999 और पेंशन्स के लिए पीएफआरडीए 2013। आपको इनके साल ध्यान रखने हैं कि कौन सा रेगुलेटर कौन से साल में बना था। रेगुलेटर्स की ज़रूरत क्या होती है? देखो, मान लो टेलीकॉम सेक्टर है, पहले सिर्फ बीएसएनएल होती थी, वो तो सरकारी कंपनी है, एंड गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू द पब्लिक। तो गवर्नमेंट कभी कोई एंटी पब्लिक डिसीजन नहीं लेगी, कभी जनता को एक्सप्लॉइट नहीं करेगी। लेकिन जब सरकार ने कहा कि अब प्राइवेट कंपनीज भी टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं, तो हमेशा डर रहता है कि कहीं ये कंपनीज कुछ ऐसे डिसीशंस ना लें, इस तरह से मार्केट को बैंड ना कर दें कि अल्टीमेटली पब्लिक को नुकसान हो जाए और कंपनीज मुनाफा कमाती रहें। तो उस केस में आपको रेगुलेटर की ज़रूरत होती है। तो जब भी किसी सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज को आने दिया जाता है, उसके बाद रेगुलेटर्स की नीड बढ़ जाती है टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। आपका बैंक वाले आपको ठीक से सर्विस नहीं दे रहे, कोई पर्टिकुलर कंप्लेन है बट वो सुन नहीं रहे, आप कई बार बोल चुके हैं, सीनियर मैनेजर्स को बोल चुके हैं, वो लोग सुन के नहीं दे रहे बिल्कुल भी। क्या करोगे? कोर्ट में जाओगे। मन तो करता है बट कोर्ट में जाने इज़ लाइक वेरी कम्बरसम, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, केस किसका रहेगा, लॉयर की फ़ीस, बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए बैंकिंग के लिए एक ऑम्बर्ड्समैन है। ठीक है, सिर्फ बैंकिंग के लिए नहीं है, और सेक्टर्स में भी होते हैं, जैसे इंश्योरेंस में भी एक इंश्योरेंस ऑम्बर्ड्समैन है। जैसे बैंकिंग सेक्टर के लिए आरबीआई ने एक बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन बनाया हुआ है। इसका काम ये है कि अगर कोई कस्टमर अपने बैंक से किसी पर्टिकुलर इशू पे सेटिस्फाइड नहीं है, बैंक वाले उसकी नहीं सुन रहे हैं, तो वो कस्टमर बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन में कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, तो ऑम्बर्ड्समैन जो है, बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन, उसको आरबीआई अपॉइंट करता है कस्टमर कंप्लेंट्स के लिए। ये एक तरह का ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। इंडिया में इस समय 22 ऑफिसेस ऑम्बर्ड्समैन के स्टैब्लिश करे जा चुके हैं। 1995 में आरबीआई ये बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन की स्कीम लाया था अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। 2006 में इस स्कीम को रिवाइज किया गया था, और अभी जो स्कीम चल रही है वो 2006 वाली स्कीम चल रही है। ठीक है, इसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं? बहुत सारे बैंक, जैसे आपके जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सब इंक्लूड होते हैं। ठीक, अब आरबीआई ये कह रहा है कि बैंकिंग के लिए 3 ऑम्बर्ड्समैन हैं, एक बैंक्स के लिए, एक एनबीएफसीज के लिए और एक डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए। तो आरबीआई अब तीनों ऑम्बर्ड्समैन को मर्ज कर रहा है, ये न्यूज़ थी, राइट। एक और बात ये कि 2018 में आरबीआई ने कहा कि हर बैंक को अपना भी एक ऑम्बर्ड्समैन क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन में बहुत सारे केसेस आ रहे थे, तो आरबीआई ने कहा भी एक काम करो, हर बैंक भी अगर अपना एक इंटरनल ऑम्बर्ड्समैन क्रिएट करेगा तो
प्रोसेस थोड़ा अच्छा हो जाएगा, बिकॉज फिर सेंट्रल ऑम्बड्समैन पे थोड़े कम केसेस आएंगे। 2010 का क्वेश्चन बैंकिंग ऑम्बड्समैन के बारे में कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि बैंकिंग ऑम्बड्समैन को आरबीआई अपॉइंट करता है। क्या आरबीआई भी कंप्लेन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। अगर किसी एनआरआई का अगर बैंक में कोई खाता है, ठीक है, उसको ठीक से सर्विस नहीं मिल रही, कोई कंप्लेन है, तो ऑब्वियसली वो एनआरआई भी कंप्लेन कर सकता है, नो इश्यूज इन दैट। एंड यहाँ पे जब आप कोई कंप्लेन दायर करते हो तो उसकी कोई फीस नहीं होती, दैट इज़ टोटली फ्री। तो दीज 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तीसरी स्टेटमेंट गलत है, वो ये कहती है कि कोई अपील नहीं कर सकते आप, कि बैंकिंग ऑम्बड्समैन का फैसला फाइनल एंड बाइंडिंग होता है। ये गलत है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो ऑम्बड्समैन के फैसले से, तो आप आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होते हैं स्पेसिफाइड इस काम के लिए, आप उनको कंप्लेन कर सकते हो। नियो बैंक्स नहीं होते हैं, वो फिनटेक फर्म्स हैं। फिनटेक मतलब जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। नियो बैंक्स आपको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनके पास आरबीआई से लाइसेंस नहीं होता है। दे डोंट हैव बैंकिंग लाइसेंस। बिना बैंकिंग लाइसेंस के वो आपको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पीछे किसी बैंक से टाई अप किया हुआ है। होता ये है कि ये सपोज आप हो, आपका बैंक में कोई खाता था, बट आप अपने बैंक से खुश नहीं हो। बैंक आपको मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग सब कुछ दे रहा है, लेकिन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म क्या करेगी, ये आपको कहेगी कि आप हमारे यहाँ खाता खोल लो, अपना सेविंग्स अकाउंट खोलो, आपको जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए, इमीडिएट पेमेंट, यूपीआई, या आपको किसी से पेमेंट मंगानी है, लोगों से पेमेंट कलेक्ट करनी है, 50 चीज़ें होती हैं, आपकी सारी नीड्स हम फुलफ़िल करेंगे। ठीक है, एंड इट इज़ टोटली डिजिटल, कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है इसकी। सो यू आर वेरी हैप्पी कि मेरा सारा काम मोबाइल पे हो जाएगा, बड़े अच्छे लोग हैं ये। तो दे एक्ट लाइक ए मिडिल मैन। आप जब इनको जो भी पैसा दे रहे हो, जो भी काम बोल रहे हो, वो पीछे जो है उन लोगों ने किसी बैंक के साथ टाई अप किया हुआ है। आप भी खुश हो, क्या वो काम आसानी से हो रहा है, ये लोग भी खुश हैं, इनको बीच में थोड़ा सा कमीशन मिल जाता है, और बैंक भी खुश है क्योंकि उसको बिजनेस ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो नियो बैंक्स कोई बैंक्स नहीं होते हैं, ध्यान के रखना है आपको। नियो बैंक्स आर नॉट बैंक्स, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता आरबीआई से। दीज आर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म्स। एग्जाम्पल है रेजर पे एक्स और नियो। दिसंबर 2021 से आरबीआई डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा। चाइना पहले ही डिजिटल करेंसी इशू कर चुका है। इनको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि लीगल टेंडर क्या होता है। लीगल टेंडर मतलब कानून ने रिकॉग्नाइज किया है किसी पर्टिकुलर करेंसी को, एंड कोई सिटीज़न उसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, आपने कोई चीज़ खरीदी, आप उसकी पेमेंट रुपीज़ में कर रहे हो, नोट्स में या कॉइन्स में, आप कर सकते हो, कोई मना नहीं कर सकता कि मेरे को तो डॉलर चाहिए, मैं रुपये में नहीं लूँगा। नोबडी कैन से डैट। ठीक है, तो डैट पर्सन इज़ बाउंड, कंपल्शन है, उसको लेना पड़ेगा रुपये में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीगल टेंडर। आपको मैं गोल्ड कॉइन में देना चाहता हूँ, तो नहीं, गोल्ड कॉइन कोई लीगल टेंडर नहीं है। डैट पर्सन, उसकी कोई मजबूरी नहीं है, वो मना कर सकता है, वो कहेगा नहीं मैं गोल्ड में एक्सेप्ट नहीं करता पेमेंट। आप चेक दो, वो मना कर सकता है, कहेगा नहीं मैं चेक में पेमेंट नहीं लेता हूँ, मेरा बैंक में खाता ही नहीं है, कह सकता है ऐसा। ठीक है, तो ये चेक और गोल्ड कॉइन्स जो हैं ये लीगल टेंडर नहीं होते हैं। नोट्स, रुपीज़, ये सब हैं आपके, ये रुपी और जो कॉइन्स वगैरह ये सब हैं लीगल टेंडर। तो 2018 का क्वेश्चन हो जाएगा कि लीगल टेंडर मतलब कि लेने वाले की कंपल्शन है कि वो उसको मना नहीं कर सकता। अब फिएट मनी क्या होती है? देखो, आपने कई बार सुना होगा कि आरबीआई, जैसे इस पर नोट पे लिखा होता है ना, आई गवर्नर का होता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर दिस मच रुपीज़। तो पहले लोग ऐसा कहते थे कि आरबीआई जितना करेंसी इशू करता है उतनी ही क्वांटिटी का पीछे गोल्ड रखता है ना, जितना ज़्यादा गोल्ड रखेगा उतना ज़्यादा फिर करेंसी इशू करता है। वो पुराने ज़माने की बात है, अब ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब जो चलती है वो चलती है फिएट मनी, फिएट करेंसी। तो फिएट मनी आजकल जितने भी वर्ल्ड में बड़ी बड़ी करेंसी हैं, रुपी, यूरो, डॉलर, वो सब फिएट मनी है। मतलब दे आर नॉट बैक्ड बाय गोल्ड या किसी फिजिकल कमोडिटी के। आरबीआई अगर आज चाहे कि मैं 1 लाख करोड़ रुपए और छाप दूं तो वो छाप सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख करोड़ रुपए छापने के लिए उसको पहले उतना गोल्ड इकट्ठा करना पड़े, कोई ज़रूरी नहीं है, उसके जितना मन में आए वो पैसा छाप सकता है, सिंपली आरबीआई की गारंटी है। ठीक है, इट इज़ बैक्ड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। आरबीआई ने कहा भी मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, मैंने लिख के दिया है कि उस पर 100 रुपये लिखे तो 100 रुपये आपको है इसकी वैल्यू।
ठीक है। सो फिएट मनी मतलब विच इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी गोल्ड और अदर थिंग, इसकी खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब खुद की वैल्यू, गोल्ड कॉइन की खुद की वैल्यू है, ठीक है ना। लेकिन इस रुपी के नोट की या इस कॉइन की अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, इसके ऊपर जो लिखा है वो इसकी वैल्यू है। 100 रुपये लिखा है ना, आप एक पेन लेके 100 रुपये काट दो, अब इसकी क्या वैल्यू रह गई? कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ऐसी कॉइन है, कॉइन पे 10 रुपये लिखा है, 10 रुपये काट दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। फिर गोल्ड कॉइन पे 1 लिखा हुआ है, काट दो 1 ग्राम, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू है, इसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है। फिएट मनी की, ये जो फिएट मनी है, इसकी कोई इंट्रिंसिक, इसकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। वो तो सरकार ने इस पर सर्टिफाई करके दिया है कि हाँ जी हम बैठे हैं ना, इसलिए इसकी वैल्यू बनी है, तो इट हैज़ फेस वैल्यू, रिमेंबर दिस थिंग। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सरकार फिर जितना मर्जी चाहे प्रिंट करे, क्योंकि गोल्ड तो रखने की जरूरत है नहीं पीछे, तो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कॉइन्स कौन इशू करता है? गवर्नमेंट, और नोट्स आरबीआई। लेकिन 1 रुपये का नोट गवर्नमेंट इशू करती है, उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। अब डिजिटल करेंसी क्या होती है? सिंपल सी बात है, डिजिटल करेंसी एक फिएट करेंसी है, ठीक है। जैसे अपना रुपी है, ये वैसी ही है। फ़र्क इतना है कि इसको हमारा आरबीआई प्रिंटिंग प्रेस से नहीं बल्कि कंप्यूटर के थ्रू जनरेट करेगा, ठीक है। इट इज़ अ फिएट करेंसी, इसकी कोई बैकिंग नहीं है, इसके पीछे कोई गोल्ड वगैरह की बैकिंग नहीं है, इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है रुपी नोट की, बस आरबीआई ने कह दिया कि इसकी वैल्यू है इसलिए इसकी वैल्यू है। अब आरबीआई इशू करेगा नोट्स को डिजिटल फॉर्म में, तो वो हो गया डिजिटल रुपी या डिजिटल करेंसी, ठीक है। कैसे भाई? प्रिंटिंग प्रेस की जगह आरबीआई ने अपने ऑफिस में कंप्यूटर लगा दिया और कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर बनाया, फ़ोल्डर में फाइल्स क्रिएट करी, फाइल पे लिखा 500 रुपये और आगे एक सीरियल नंबर दे दिया। जैसे नोट में होता है ना कि 100 रुपये लिखा हो, सीरियल नंबर दे दिया, ठीक है ना, और उस पर साइन कर दिया, तो वैसे ही इस पर आरबीआई ने डिजिटली साइन कर दिया। ये बन गया एक 500 रुपये का डिजिटल नोट, डिजिटल रुपी। अब किसी ने कहा कि भी मेरे को 500 रुपये का नोट चाहिए, तो आपने अपनी जेब में से निकाल के उसको 500 रुपये का फिजिकल नोट दे दिया। इस केस में कैसे होगा? फाइल्स ट्रांसफ़र करते हो ना, ईमेल के थ्रू, पेन ड्राइव के थ्रू, कैसे भी फाइल्स ट्रांसफ़र करते हो, तो वही ये फाइल आपको कहीं कहीं से मिली थी और ये फाइल आपने किसी को आगे फॉरवर्ड कर दी, सिंपल, तो आपका डिजिटल रुपी ट्रांसफ़र हो गया। तो ये मतलब होगा डिजिटल रुपी का, ठीक है। इसको आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर सकते हो एंड इट इज़ एक्सचेंजेबल टू ऑन 1-to-1 बेसिस। आपके पास अगर लेटर से बैंक में आपके $100 हैं, आप उन $100 को पास वाले एटीएम से नहीं निकाल सकते हो, आपको पहले उन $100 को कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपी में, फिर आप उसको एटीएम से निकाल सकते हो। ऐसे ही जो डिजिटल रुपी होगा, डिजिटल करेंसी होती है, इसको आप एटीएम से नहीं निकाल सकते हो। इसको एटीएम से निकालने के लिए पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फिजिकल रुपी में, ऑनलाइन कर लोगे, फैसिलिटी होगी ऐसी, उसके बाद फिर आप इसको एटीएम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो कन्वर्जन जरूरी है। अब डॉलर और रुपी के रेट में तो कन्वर्जन में 75 का कन्वर्जन फैक्टर आ जाता है, ठीक है ना। 75 रुपये दोगे तो $1 मिलेगा, लेकिन इसमें वैल्यू एट पार रहेगी कि अगर आपने एक 500 रुपये की डिजिटल करेंसी दी है तो आपको 500 रुपये का इक्विवेलेंट अमाउंट मिल सकता है, ठीक है। तो उसका मतलब हो कि इट इज़ एक्सचेंजेबल ऑन 1-to-1 बेसिस। चाइना पहली मेजर इकोनॉमी है जिसने ऐसा एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करी है जिसका नाम है डिजिटल रेनमिनबी, जिसका सिंबल है डिजिटल आरएमबी या फिर ECNY, चाइनीज़ युआन। लीगल टेंडर है, सेम वैल्यू है फिजिकल रेनमिनबी की, एंड इसको आप ऑफलाइन डिवाइसेस में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। भाई अगर आपको जैसे पेमेंट करनी है किसी को, मान लो डिजिटल रुपी में, डिजिटल रेनमिनबी में इंटरनेट की जरूरत नहीं है, पेन ड्राइव में ले लो और दूसरे बंदे को पेन ड्राइव से दे दो, ऐसा भी कर सकते हो, जैसा मैंने अभी आपको समझाया। अब एक बात कि डिजिटल करेंसी और वर्चुअल करेंसी में क्या डिफरेंस होता है? कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट एक कन्वेंशन सा बन गया है कि अगर इस डिजिटल करेंसी को कोई सेंट्रल बैंक रेगुलेट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप ये फाइल्स क्रिएट नहीं कर सकते हो, ये फाइल्स आरबीआई क्रिएट कर सकता है, सिर्फ तभी ऑथेंटिक है। आप अपने घर में प्रिंटर से नोट छाप लोगे, वो तो नकली है ना। ऐसे अगर आपने अपने कंप्यूटर में फाइल्स बना ली, वो तो नकली हैं, वो असली नहीं है, जब तक उस पर आरबीआई ना अपना साइन करे, ठीक है। तो उसी तरह से अगर इन डिजिटल करेंसीज को कोई सेंट्रल बैंक रेगुलेट कर रहा है तो नाम दोगे डिजिटल करेंसी। अगर कोई सेंट्रल बैंक रेगुलेट नहीं कर रहा है तो बोलते हैं उसको वर्चुअल करेंसी। अब बात आती है उसकी सेफ्टी की।
जैसे हम रुपी को सेफ बनाते हैं और ज़्यादा, उसमें आरबीआई और ज़्यादा फीचर्स डालता रहता है रुपी को और नोट्स को सेफ बनाने के लिए, उसी तरह आप इन फाइल्स को भी सेफ बना सकते हो। अब सेफ बनाने की लिमिट होती है कि कितना ज़्यादा और कितना ज़्यादा सेफ बनाओगे। तो अगर आपने इनको नॉर्मली डिजिटली साइन कर दिया तो बोलते डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी, डिपेंडिंग ऑन रेगुलेटेड है या नहीं है। अगर आपने क्रिप्टोग्राफी का यूज़ किया है इनको सिक्योर करने के लिए तो इनको बोलोगे क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी के भी एक क्रिप्टोग्राफी यूज़ करने का एक टेक्नोलॉजी होती है ब्लॉकचेन। क्रिप्टोग्राफी यूज़ करने की टेक्नोलॉजी होती है ब्लॉकचेन। अगर आपने ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया तो उसको बोल दिया आपने क्रिप्टो करेंसी यूजिंग ब्लॉकचेन। जैसे अपनी बिटकॉइन है तो बिटकॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी विच यूजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सिंपल। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैंड है क्या? नहीं, एक टाइम पे कुछ टाइम के लिए बैन हुई थी, बाद में बैन हट गया था, तो ये बिटकॉइंस वगैरह बैंड नहीं है। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो लीगल टेंडर हो गए। लीगल टेंडर नहीं है बट उसमें बैन नहीं है। अपने रिस्क पे करो, जो मर्जी करो आप, सरकार उसमें कुछ नहीं करेगी। एल सेल्वाडोर दुनिया की पहली कंट्री है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा दिया है। जापान ने बिटकॉइन को लीगल प्रॉपर्टी बोला था, लीगल प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन लीगल टेंडर नहीं बोला था। ई रुपी तो लॉन्च हो चुका है ना, लेकिन ई रुपी कोई डिजिटल रुपी या डिजिटल करेंसी नहीं है। ये एक वाउचर है जो आपके एसएमएस पे आएगा, लेकिन ये पर्सन स्पेसिफिक और पर्पस स्पेसिफिक है। करेंसी क्या होती है कि अगर अभी मेरी जेब में है करेंसी, कल को आपकी जेब में है, तो जिसकी जेब में है वो उसकी हो गई। लेकिन ई रुपी में ऐसा नहीं होता। ये एक वाउचर है जो स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाएगा स्पेसिफिक पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ये कहती है कि भी इस बंदे को फ्री में वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए, तो सरकार क्या कर सकती है? या तो सरकार डायरेक्टली इसके बैंक के अकाउंट में पैसे भेजेगी, लो भाई 700 रुपये कोविशील्ड लगवा लेना, या सरकार भेजेगी पैसे सीधा हॉस्पिटल को कि भाई जितने बंदे तुम्हारे यहाँ लगेंगे आएंगे वैक्सीन लगवाने, उनके हिसाब से 700 हम तुम्हें दे देंगे, तुम उनसे मत लेना। ये तो दो तरीके हो गए, बट इसमें करप्शन लीकेजेस काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो एक ऑल्टरनेट मेथड बनाया है सरकार ने ई रुपी का। उसमें क्या होगा कि सरकार लेटर से इसके 700 रुपये जो हैं वो सरकार देगी एक बैंक को। सरकार ने 700 रुपये बैंक को दिए और कहा कि ये 700 रुपये इस मोबाइल नंबर के अगेंस्ट है, कि हमें ये बंदे का नाम है, ये उसका मोबाइल नंबर है और ये रहे उसके 700 रुपये। अब बैंक एक कोड जनरेट करेगा, एक सीक्रेट कोड बैंक जनरेट करेगा और इस मोबाइल नंबर पे भेज देगा। ये बंदा जब हॉस्पिटल जाएगा तो ये कोड इनको बताएगा, हॉस्पिटल वाले उस कोड को अपने कंप्यूटर में फीड करेंगे और इस बैंक को भेजेंगे इलेक्ट्रॉनिकली। बैंक देखेगा कि हाँ जी, फलाना मोबाइल नंबर के अगेंस्ट जो हमने कोड भेजा था इस बंदे को, वही मोबाइल नंबर और कोड हॉस्पिटल वाले में बता रहे हैं, यानी कि सही बंदा वहाँ पे पहुँच चुका है। और बैंक जो है वो 700 रुपये जो सरकार ने बैंक को दिए थे, वो 700 रुपये बैंक जो है हॉस्पिटल वालों को दे देगा। तो हॉस्पिटल वालों को पैसे मिल गए और इस बंदे को पैसे नहीं देने पड़े। ठीक है, तो ये एक वाउचर सिस्टम है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके मोबाइल पे भेजा जाएगा। कोई स्मार्टफोन होने की जरूरत नहीं है, फीचर फ़ोन हो जिसमें एसएमएस पहुंच जाता है तो भी काफ़ी है। तो आपको एग्जाम के लिए इतना ध्यान रखना है कि ये कोई करेंसी नहीं है, ये एक वाउचर है और स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। इसको एनपीसीआई ने लॉन्च किया है। ये सिर्फ हेल्थ सेक्टर के लिए नहीं है, किसी भी सेक्टर में यूज़ किया जा सकता है। और ये सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, प्राइवेट कंपनीज भी, सरकार ने एक सिस्टम बना दिया है, अब प्राइवेट कंपनीज भी अगर चाहें तो ऐसा कर सकती हैं। छोटा सा एग्जांपल है, आपको काम आ सकता है कभी फ्यूचर में ये एग्जांपल, कि एक कंपनी होगी, कंपनी बैंक को पैसे देगी और कहेगी कि मेरे 10 ट्रक ड्राइवर्स हैं, वो ट्रक ड्राइवर्स जब भी पेट्रोल पंप पे जाएंगे, ठीक है ना, तो वो ट्रक ड्राइवर्स जो हैं पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो कोड दिखा देंगे और पेट्रोल पंप वाले को कोड फीड करने से बैंक वाला पैसे दे देगा। तो इसमें ट्रक ड्राइवर को पेट्रोल पंप पे कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कोड दिखा देने से काम हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ एन एप्लीकेशन जो कि प्राइवेट सेक्टर भी यूज़ कर सकता है। पिछले 6 महीनों में सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में 2 अमेंडमेंट्स लाई है, सरकार 2 कानून लाई है। तो इंश्योरेंस का कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा होता है कि मान लो 10 लोग हैं, 10 लोगों ने कहा कि भाई 10 लोगों के पास गाड़ी है, कभी भी किसी की गाड़ी डैमेज हो सकती है, मोटा खर्चा आ सकता है। तो 10 लोग डिसाइड करते हैं कि हम एक बीच में बक्सा बनाते हैं, हर साल हम सब लोग थोड़े थोड़े रुपए उस बक्से में डाला करेंगे हर साल। ठीक है, एंड 2 साल बाद 4 साल बाद जब भी किसी साल हम में से किसी की भी गाड़ी डैमेज हो जाएगी तो वो पैसा हम उस बंदे को दे देंगे कि भैया तू जा अपनी गाड़ी रिपेयर करवा ले। ये कंसेप्ट होता है इंश्योरेंस का। अब 5-6 साल तक कौन पैसे इकट्ठा करता रहेगा?
दूसरी बात ये कि 5-6 साल तक वो पैसा यहीं पे पड़ा रहेगा क्या? बेटर है उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, थोड़ा तो ग्रोथ होगी उस पैसे की। तो ये मैनेजमेंट के काम को आपने आउटसोर्स कर दिया किसी कंपनी को, उसको बोल दिया इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो जब आपने अपनी गाड़ी का, घर का, खुद का इंश्योरेंस करवाया तो आप कंपनी को कुछ प्रीमियम पे करते हो। ठीक है, तो कंपनी सब लोगों से, बहुत सारे लोगों से प्रीमियम इकट्ठा करती है एंड उसको इन्वेस्ट करती है स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में, इनविट्स में, रीट्स में, हर जगह इन्वेस्ट करती है अच्छी रिटर्न लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारा पैसा होता है। ठीक है, अब इनमें से जितने लोगों ने इंश्योरेंस कराया है, सबकी गाड़ी एक साथ ही तो ख़राब नहीं हो जाएगी ना, कि एक ही दिन पता चला सबकी ही गाड़ी चोरी हो गई, सबकी गाड़ी ख़राब हो गई। दो चार की होगी, उन लोगों को ये कंपनी जो है वो क्लेम दे देगी। ठीक है ना, अगर आप का कोई क्लेम नहीं आया तो आप बस पैसे देते रहो, बट आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ जी, कल को अगर मेरी गाड़ी कोई खराबी आ गई तो मुझे क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो प्रीमियम आपको वापस नहीं मिलेगा, प्रीमियम आपने पे कर दिया, वो फिनिश हो गया वहीं पे। ये इंश्योरेंस का कंसेप्ट होता है। तो क्या इंडिया में, मान लो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इंडिया में इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो इनविट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती हैं, ऐसे सेंटेंस आ जाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कर सकती हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकती हैं करती भी हैं। अब जैसे सरकार ने बैंकों को नेशनलाइज किया था, वैसे ही सरकार ने इंश्योरेंस कंपनीज को भी नेशनलाइज किया था। 1956 में भारत सरकार ने कहा कि जितनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन सबको पकड़ा और उनको मिला के बना दी LIC। तो LIC यानी कि सरकार ने 1956 में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज कर दिया और LIC बना दी। ऐसे ही 1972 में भारत सरकार ने सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, लाइफ के सिवा जो भी इंश्योरेंस है, आपकी मेडिक्लेम इंश्योरेंस, घर की इंश्योरेंस, स्कूटर गाड़ी की इंश्योरेंस, सारी जनरल इंश्योरेंस होती है। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को पकड़ के नेशनलाइज कर दिया और बना दी GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और GIC की सरकार ने बना दी 4 कंपनीज, 4 सब्सिडरी कंपनीज। ये जो जिबना एक्ट है 1972 का, इसके तहत सरकार ने GIC बनाई और GIC की 4 सब्सिडरी कंपनीज बना दी। उन 4 सब्सिडरी कंपनीज का नाम है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस। ये इनको हेडक्वार्टर्स हैं और ये उनकी डेट है वो कब बनी थी। ठीक है, और सरकार ने इस एक्ट में ये भी कहा कि इन कंपनीज में, इन चारों पांचों कंपनीज में सरकार का स्टेक एटलीस्ट 51% होना चाहिए, तभी तो कहलाएंगी सरकारी कंपनी है। ठीक है, 2002 में सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा भैया हमने पहले जो GIC बनाई और उसकी 4 सब्सिडरी बनाई, अब हम इन चारों सब्सिडरीज को मुक्त कर रहे हैं GIC के कब्जे से। GIC को बना दिया री इंश्योरर और इन चारों कंपनीज बन गई इंडिपेंडेंट PSUs अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आज की डेट में जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में भारत में एक तो है GIC जो कि काम करती है री इंश्योरेंस का, यानी कि बाकी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज अपना खुद का इंश्योरेंस करवाती हैं GIC से। ठीक है, ताकि कोई कंपनी डूब ना जाए। और ये 4 बन गई सरकारी PSUs। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सरकार कुछ इनने अमेंडमेंट लाई है। पहला अमेंडमेंट आया था मार्च 2021 में, इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2021। इसने 1938 वाले इंश्योरेंस एक्ट को अमेंड किया और इसमें सरकार ने कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर में ये जो कंपनीज हैं जितनी भी हैं, इनमें FDI अभी तक 49% अलाउड थी, अब 74% FDI अलाउ कर दी। फिर अगस्त 2021 में सरकार लाई जिबना अमेंडमेंट एक्ट 2021। इससे हमने जिबना एक्ट 1972 को अमेंड किया और सरकार ने कहा कि वो जो 51% वाली कंडीशन थी वो अब नहीं है। ठीक है, यानी कि अब सरकार इन कंपनीज को प्राइवेटाइज कर सकती है, और जब सरकार इनको प्राइवेटाइज करेगी, अपना शेयर कम करेगी, तो ऑटोमेटिकली FDI तो अपने आप आ ही सकती है। तो ये कंपनियां जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो कभी भी विदेशी बन सकती हैं। ठीक है, इन चारों में से न्यू इंडिया अकेली कंपनी है जो कि किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, बाकी लिस्टेड नहीं है। अच्छा, सरकार का जनरल इंश्योरेंस सेक्टर और लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में कितना स्टेक है, मार्केट शेयर किसका बड़ा है? लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में सरकार का स्टेक बहुत, सरकार का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, अराउंड 55% मेरे ख्याल से, उससे भी ज़्यादा जो है वो LIC का शेयर है इस समय। तो LIC काफ़ी प्रॉफिटेबल है, खूब पैसा कमाती है, बहुत बढ़िया कंपनी है। और ये जो चारों हैं ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज भी काफ़ी अच्छा इनको कंपटीशन दे रही हैं। ठीक है, अब जैसे कि न्यूज़ है,
मतलब इंश्योरेंस सेक्टर काफ़ी न्यूज़ में था बेसिकली 1-2 साल में। सरकार 1-2 साल से ट्राई कर रही है कि हम एलआईसी में अपना स्टेक कम कर दें, एलआईसी का आईपीओ निकाल दें। एलआईसी बहुत प्रॉफिटेबल है, बहुत माल है एलआईसी के पास। सरकार को उम्मीद है उसका थोड़ा सा भी आईपीओ अगर सरकार निकाल लेगी तो सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए तो बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं इंश्योरेंस के ऊपर। 2006 में क्वेश्चन आया था कि एलआईसी इंडिया की सबसे पुरानी इंश्योरेंस कंपनी है। नहीं, एलआईसी बनी थी 1956 में, लेकिन नेशनल इंश्योरेंस बन गई थी 1906 में। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है कि नेशनल इंश्योरेंस बनी थी 1972 में। हाँ, ये चारों कंपनीज 1972 में बनी थी, दूसरा सही है। तीसरा कहता है यूनाइटेड इंडिया का हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है। बिल्कुल ठीक बात है, यूनाइटेड इंडिया का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। 2009 का क्वेश्चन, इवेंट्स को आपको अरेंज करना है। नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कब हुआ था? एक हुआ था 1956 में और दूसरा हुआ था 1972 में। स्टेट बैंक कब नेशनलाइज हुआ था? 1955 में। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था 1949 में और फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 में। तो आपको ईयर्स ध्यान होने चाहिए। 2009 के बाद 9 साल बाद यूपीएससी ने फिर से ऐसा ही एक क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन पूछ लिया। सबसे पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इंडिया में कब बनी थी? 1957 में केरला में। एसबीआई कब बना? 1955। उसकी रीनेमिंग हुई थी बेसिकली, पहले वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, फिर एसबीआई बना 1955 में। एयर इंडिया को कब नेशनलाइज किया गया था? 1953 में। और गोवा कब इंडिपेंडेंट हुआ, हमारा पार्ट बना 1961 में। पिछले कुछ सालों में इंडिया में काफ़ी बैंक्स ऑलमोस्ट फेल ही हो गए थे। ठीक है, तो लोगों का फिर बैंकिंग सिस्टम से फेथ कम होता है, लोग बैंकों में पैसे नहीं रखेंगे। एंड अगर बैंकों को बस पैसे नहीं आएगा तो बैंक लेंडिंग कैसे करेंगे? जब बैंक पैसे देंगे ही नहीं तो इकॉनमी कैसे काम करेगी? ठीक है, तो इसलिए अगर इकॉनमी को काम करवाना है तो बैंकिंग सिस्टम को एकदम दुरुस्त रखना पड़ेगा। इसलिए लोगों का भरोसा वापस जीतने के लिए सरकार ने 2020 में डिपॉजिट इंश्योरेंस की लिमिट 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी। उसके बाद भी कुछ बैंक्स वगैरह फेल हुए एंड लोगों का भरोसा और कम हुआ। तो अब 2021 में सरकार ने क्या किया? सरकार ने कहा कि जब कोई बैंक क्लोज होता है, पहले ये होता था कि जब कोई बैंक क्लोज होगा, बंद हो जाएगा, तो उसके बाद लोगों को 1 लाख रुपए तक मिल जाएंगे, जो कि लिमिट अब 5 लाख हो गई। लेकिन होता यह कि बैंक के एक्चुअल क्लोजर में काफ़ी साल निकल जाते हैं। पीएमसी बैंक 2 साल पहले फेल हो गया, लेकिन लोगों को पैसे ही नहीं मिले। सरकार कहती है कि लीगल टर्म्स में अभी बैंक बंद नहीं हुआ है, अभी वो मोरेटोरियम में है। मोरेटोरियम मतलब एक तरह से आपने बैंकिंग एक्टिविटी से पॉज लगा दिया, आपने उसको बंद नहीं किया प्रॉपर, आपने उसमें पॉज लगा दिया है। तो सरकार ने कहा हमने बैंक को बंद तो किया नहीं है प्रॉपरली, तो हमको पैसे कैसे दे दें इंश्योरेंस के? ठीक है ना। तो अब सरकार एक नया कानून लाई है, उसमें सरकार ने कहा है कि हमें बैंक के क्लोजर का जरूरत नहीं है, वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने किसी बैंक को मोरेटोरियम में डाला है, जैसे पीएमसी बैंक को डाला या बीच में येस बैंक को भी कुछ दिन के लिए डाला था, अगर मोरेटोरियम में डाला है तो 90 दिन के अंदर लोगों को उनके पैसे, ये जो 5 लाख रुपए तक है, वो मिल जाएंगे। ठीक है, इससे उम्मीद है सरकार को कि लोगों का फिर से बैंकिंग सिस्टम में भरोसा बढ़ेगा। आपको 2 चीज़ें एग्जाम्पली ध्यान रखनी है। एक तो ये डिपॉजिट इंश्योरेंस के कुछ फैक्ट्स याद कर लो, सिंपल से हम याद करवा दूंगा। दूसरा ये याद रखो कि बैंक रन क्या चीज़ होती है। ठीक है, बैंक रन अगर पता नहीं है तो सुन लो, सिंपल सी बात है कि जब आपने एक बैंक के अंदर अपना पैसा डाला तो ऑब्वियसली बैंक को पैसा रखता नहीं है तिजोरी के अंदर, बैंक उसको आगे लोन पे दे देता है। अगर आप अपना पैसा लेने जाओगे, आपने 100 रुपये डाले, पूरे 100 रुपये लेने जाओगे, तो ऑब्वियसली बैंक के पास पैसे नहीं है क्योंकि वो तो आगे दे चुका है। ऐसे तो बैंक फेल हो जाएगा। होता ये है कि आप अकेले नहीं हो ना, आपकी तरह लाखों लोग हैं जिन्होंने बैंक का पैसा डाला हुआ है और बैंक ने उसमें से मैक्सिमम पैसा आगे दिया हुआ है लोन पे। अब ये लाखों लोग इकट्ठे ही तो अपना सारा पैसा नहीं निकाल लेंगे ना, लाखों में से 100-200 होंगे जो अपना सारा पैसा निकालेंगे, तो बाकी लोगों का पैसा थोड़ा बहुत तो होगा ना बैंक के पास, तो बैंक दे देता है। तो बैंक लाखों लोगों से पैसा लेके उसका मेजर हिस्सा, उसका थोड़ा सा हिस्सा अपने पास रखता है ताकि जब जो इंसान मांगे उसको वापस कर दो, और एक बड़ा हिस्सा जो है वो आगे लोन पे दे देता है। बैंक रन क्या होता है कि मान लो लोगों का वैसे ही बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उठा हुआ है एंड कोई बंदा र्यूमर वगैरह फैला दे कि ये बैंक भी डूबने वाला है, तो पूरे 1 लाख लोग एक ही दिन पहुंच जाएंगे बैंक के अंदर कि मुझे अपना सारा पैसा निकालना है, और बैंक पैसे तो चुका नहीं पाएगा क्योंकि उसने आगे पैसे दे रखे हैं। तो वो बैंक सच में फेल हो जाएगा, वो बैंक सच में लोगों को बोलेगा कि भाई साहब हमारे पास पैसे नहीं है, और फिर लोगों को भरोसा हो जाएगा कि वो अफवाह बिल्कुल सही थी, बैंक के पास तो सच में पैसा नहीं है। दैट इज कॉल्ड अ बैंक रन। बैंक रन आर कॉल्ड एज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ठीक है, मतलब वो
एक अफवाह की तरह शुरू होती है, लेकिन वो सच में कन्वर्ट, अफवाह जो है वो रियलिटी में बदल जाती है। अब डिपॉजिट इंश्योरेंस का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आपका पैसा है लेटर से 2-2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में है, एंड कल को वो बैंक फेल हो गया, तो सरकार आपको, आपके जो भी पैसे हैं वो सरकार आपको देगी। बैंक के पास तो पैसे नहीं है, बैंक तो डूब चुका, सरकार आपको पैसे देगी। तो वो इंश्योरेंस बैंक वालों ने करवाया है DICGC से, ठीक है। तो ये है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह से, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसमें बहुत सारे बैंक प्रीमियम पे करते हैं, और जब कोई बैंक डूब जाता है तो उसके कस्टमर्स को DICGC पैसे दे देती है। तो DICGC RBI की सब्सिडरी है। इट इज़ 100% ओन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको 1961 में DICGC एक्ट से बनाया गया था। डिपॉजिट इंश्योरेंस करवाना, ये जो बैंकों ने पैसे दे दे के DICGC इंश्योरेंस करवाया है, ये कंपलसरी है, ठीक है। सारे बैंक्स को इंडिया में करवाना पड़ता है। इससे कवर क्या हुआ, अगर बैंक डूब गया तो बैंक के अंदर, ये जो बैंक डूबा है इसके अंदर जो डिपॉजिटर्स, आम जनता का पैसा था, उसको DICGC पैसे वापस कर देगी, ठीक है। लेकिन अगर सरकार का कुछ पैसा है बैंक में, या किसी और बैंक का इस बैंक में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, तो वो इंश्योर्ड नहीं होता है, ठीक है। ये फैसिलिटी जनता के लिए होती है। इसके लिए प्रीमियम कितना पे करना पड़ता है, 12 पैसे पर 100 रुपीज़। अगर आपने अपने बैंक में 100 रुपये डाले हुए हैं खाते में, तो इसका मतलब 12 पैसे आपके बैंक ने DICGC को दिए थे एज प्रीमियम, कि कल को अगर बैंक फेल हो गया तो ये 100 रुपये DICGC आपको दे देगा। ये प्रीमियम बैंक को पे करना होता है अपनी जेब से, ये आपसे नहीं कहता। जब आप 100 रुपये जमा कराते हो तो बैंक अपनी जेब से 12 पैसे पे करता है। वो ये थोड़ी ना कहता है कि आपने 100 रुपये जमा कराए थे लेकिन आपके बैंक में सिर्फ 99 रुपीज़ 88 पैसे बचे हैं क्योंकि 12 पैसे मैंने आगे दे दिए। नहीं, ये आपके नहीं कटेंगे, ठीक है। आपके तो 100 रुपये 100 ही रहेंगे, ये बैंक को अपनी जेब से पे करना पड़ता है। बेनिफिट्स तो ऑब्वियस हैं, लोगों का भरोसा बना रहता है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि कब इंश्योरेंस का पैसा, मतलब ये जो बैंक में आपका पैसा है, ये कब मिलेगा आपको। तो ये मिलेगा या तो जब बैंक बंद हो जाए, लिक्विडेट हो जाए, या बैंक को मोरेटोरियम में डाल दिया जाए, यानी कि बैंक पर पॉज लगा दिया जाए, 90 दिन में पैसा मिल जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि ये 5 लाख रुपए इसकी लिमिट है। ये लिमिट पर डिपॉजिटर पर बैंक होती है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। वैसे कभी UPSC इतना डिटेल में जाएगा नहीं, फिर भी समझ लो इस बात को। ये है SBI में आपका एक बैंक अकाउंट था, आपके पास है लेटर से 25 लाख रुपए, आप बहुत बड़े आदमी हो, आपके पास 25 लाख रुपए हैं। आपने कहा कि अगर मैंने SBI के सेविंग्स अकाउंट में अपने 25 लाख रुपए डाल दिए और कल को SBI फेल हो गया, तो मुझे तो सिर्फ 5 लाख रुपए वापस मिलेंगे ना, बाकी 20 लाख का मुझे घाटा हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि मैं ना यहाँ पे सेविंग्स बैंक अकाउंट 2-3 खोल लेता हूँ SBI के अंदर, या मैं एक करंट अकाउंट भी खोल लेता हूँ, या मैं कुछ 2-3 FD भी करवा देता हूँ। इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। आपके सारे अकाउंट्स का टोटल अमाउंट देखा जाएगा। टोटल अमाउंट का 5 लाख रुपए तक आपको मिल जाएंगे, उसके आगे आपको नहीं मिलेंगे इंश्योरेंस के, ठीक है। सोल्यूशन क्या है कि आप किसी और बैंक में अपना खाता खोल लो, 4-5 बैंक लो और सब बैंकों में 5-5 लाख रुपए डाल लो, फिर आपका पैसा सेव रहेगा, ठीक है। चाहे आपका पैसा जो है बैंक अकाउंट में, चाहे वो प्रिंसिपल है यानी कि जो आपने जमा कराया, या उस पैसे के रखे रखे उसमें कोई इंटरेस्ट जुड़ गया है, सब कुछ कवर्ड होता है, ठीक है। एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस, बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। जस्ट रिमेंबर 2-3 थिंग्स। लिमिट इज 5 लाख रुपीज़ पर पर्सन पर बैंक, और उस बैंक में सारे अकाउंट्स को कंबाइन किया जाता है, एंड 90 दिन के अंदर पैसा मिल जाएगा। DICGC स्टैट्यूटरी बॉडी है, फुली ओन्ड बाय RBI। डिजिटल लॉकर आपकी गूगल ड्राइव की तरह से, एक तरह से मान सकते हो इसको। मान लो RTO ने आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया है, या CBSE ने 12th की मार्कशीट इशू करी है, तो आप अपना डिजिटल लॉकर अकाउंट बनाओ, एंड आपकी मार्कशीट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये अपलोड कर देंगे आपके अकाउंट में। तो कल को अगर किसी कॉलेज को या पुलिस को आपकी ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं, वो सिंपली आपका डिजिटल लॉकर खोल के उसमें वेरिफिकेशन कर लेंगे, ठीक है। तो डिजिटल लॉकर को मीटी ने बनाया है, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, इसमें आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। एंड जो आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी मान्यता भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितनी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की होती है अंडर सेक्शन रूल 9A ऑफ IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। आप चाहो तो खुद भी इस पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो,
ठीक है, जैसे आप कोई अपने डॉक्यूमेंट्स पे सेल्फ अटेस्टेशन करते हो, तो वैसे ही आप खुद भी कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके उनको ई साइन कर सकते हो। 2016 का क्वेश्चन, डिजी लॉकर एक डिजिटल लॉकर है एंड इस पे आप ई डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लोकेशन, क्योंकि इंटरनेट पे है, क्लाउड बेस्ड है। पेज नंबर 33 पे अम्ब्रेला एंटिटी फॉर पेमेंट सिस्टम पहले पढ़ चुके हैं, और डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें जैसे पेमेंट इंफ्रा डेवलपमेंट फंड या मर्चेंट डिस्काउंट रेट, IMPS, RTGS और NEFT के फीचर्स, सारी चीज़ें पहले हम पढ़ चुके हैं। कुछ और एडिशनल चीज़ें वो ये हैं कि UPSC पूछे पिछले कुछ सालों में डिजिटल पेमेंट्स में ट्रेंड क्या रहा है। तो जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं ऑनलाइन और उनकी कितनी वैल्यू है, दोनों ही चीज़ों में कंसिस्टेंट इंक्रीज देखा गया है। ऐसा नहीं है कि किसी साल चीज़ें गिर गई हों, ठीक है, कंसिस्टेंटली राइज कर रही है, बहुत ऑब्वियस सी बात है, ग्रोइंग इकोनॉमी में चीज़ें ऐसी राइज करती हैं। तो ट्रेंड याद कर लो एक तो। दूसरा कुछ टर्म्स ध्यान कर लो, जैसे डिजिशाला क्या है, टीवी चैनल है डिजिटल पेमेंट्स के बारे में लोगों को एजुकेट करने के लिए। अब टीवी चैनल है तो उसको कौन चलाएगा, मीटी। वित्तीय साक्षरता अभियान, साक्षरता अक्षर, किसी को कुछ पढ़ा रहे हो तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फोकस है कॉलेजेस पे, कॉलेज के बच्चे वगैरह जो हैं वो प्रमोट करें डिजिटल पेमेंट्स को। आपको फालतू की कॉल्स आती हैं, कई बार वो आपके साथ स्कैम करने की कोशिश करती हैं कि OTP बता दो वगैरह वगैरह। तो जो लोग टेलीकॉम सर्विसेज का मिसयूज़ कर रहे हैं फ्रॉड्स वगैरह के लिए, उनके खिलाफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट एंड टैफ कॉप। बस ये टर्म्स ध्यान कर लो और मिनिस्ट्री ध्यान कर लो, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम, ये जो RTGS और NEFT है ना, इनको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम। इनको RBI मैनेज करता है, ये हमने पहले बताया था पेज नंबर 33 पे, सेम चीज़, ठीक है। अभी तक इनको डायरेक्टली RTGS और NEFT को डायरेक्टली सिर्फ बैंक्स एक्सेस करते थे, और जो नॉन बैंक्स हैं, बाकी भी बैंक्स के सिवा भी फाइनेंशियल एंटिटीज़ होती हैं जिनको यूज़ करना होता है, तो वो RTGS और NEFT को इनडायरेक्टली यूज़ करते थे थ्रू बैंक्स। अब RBI ने कहा है कि कुछ नॉन बैंक्स हैं भाई, जैसे वाइट लेबल ATM ऑपरेटर हो गए, या कार्ड नेटवर्क्स हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर्स जैसे आपके पेटीएम वगैरह हो गए, ये जो नॉन बैंक्स हैं ये भी अब RTGS और NEFT को डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। उसके लिए RBI के पास इनका भी एक खाता खोल दिया जाएगा। जैसे आपका SBI में खाता खुलता है ना, तो ऐसी बैंकों का खाता RBI में होता है। अब इन नॉन बैंक्स का भी RBI में खाता खोल दिया जाएगा ताकि ये भी RTGS और NEFT को यूज़ कर पाए। कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या चीज़ होती है भाई, SBI है। पहले SBI की लेटेस्ट से 100 ब्रांचेस थी, ये 100 ब्रांचेस हैं। अब आपने इस ब्रांच में अपना खाता खोला हुआ था, आज से हम बात कर रहे हैं 20 साल पुरानी, आपने इस ब्रांच में अपना खाता खोला हुआ था, आप ट्रांसफ़र हो गए कहीं और, आप गए बैंक इस ब्रांच में, आपने कहा जी मुझे पैसे विड्रॉ करने हैं, ये फैसिलिटी चाहिए, वो फैसिलिटी चाहिए, आपको मना कर देंगे। ये कहेंगे भैया तुम्हारी जो ब्रांच है ना उसी में जाओ। क्यों? क्योंकि ब्रांचेस आपस में लिंक्ड नहीं है। जब से इंटरनेट आया तो सरकार ने कोर बैंकिंग सोल्यूशन लाई, हमारी सरकार। उसमें एक अभी SBI जो है ना, हर बंदे का SBI में यूनिक खाता होगा, ब्रांच पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। हर बंदे का SBI में यूनिक खाता होगा, उसको बोलते हैं कोर बैंकिंग। आपका सारा डेटा जो है बैंकिंग का, हर कस्टमर का, वो एक कोर में जमा है। तो आप किसी भी ब्रांच में जाओ, यू कैन एक्सेस योर अकाउंट, दैट इज़ अ कोर बैंकिंग सोल्यूशन। ऐसे ही RBI ने भी अपना एक कोर बैंकिंग सोल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें वो सारे बैंकों का एक जगह सारे रिकॉर्ड वगैरह रखता है, जो भी चीज़ें होती हैं। तो उस कोर बैंकिंग सोल्यूशन का जो RBI का जो CBS प्रोग्राम है, उसका नाम है ई-कुबेर। तो मैक्सिमम समझने वाली कंसेप्चुअल चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं इकोनॉमी की। 2-3 टॉपिक है जिनमें थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन चाहिए, एंड बाकी काफ़ी सारे टॉपिक्स सब एकदम रट्टाफिकेशन वाले हैं। तो वो वाली जो क्लास आएगी आपकी 5B, वो कोशिश रहेगी कि कल सुबह तक अपलोड हो जाए, एंड उसके साथ हमारा इकोनॉमी का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा।